आगरा ग्वालियर हाईवे पर एक जगह है जिसका नाम है सैया। इस सैया इलाके में एक मैरिज हॉल है, संकल्प मैरिज होम के नाम से। काफ़ी मशहूर है, यहाँ शादी विवाह वाले प्रोग्राम होते रहते हैं। इसी मैरिज होम के पीछे 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को एक शख्स की आधी जली हुई लाश मिलती है। और लाश जो है वो मैरिज होम के पीछे सुनसान खेतों के बीच पड़ी हुई थी। क्लियर कट मर्डर का मामला है, क्योंकि खेतों के बीच किसी आदमी की लाश पड़ी हो और वो कोई शमशान घाट तो है नहीं, वो भी आधी जली हुई हालत में, तो जाहिर है कि कत्ल हुआ है और कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश कातिलों ने की है। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ती है तो लोग फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आगरा की पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे कई क्रूशियल चीज़ें देखती है। सबसे पहले तो पुलिस की नज़र लाश पर जाती है और पुलिस की कोशिश होती है कि मरने वाले शख्स की पहचान पता की जाए ताकि इस कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़े। चेहरा बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है, पहचान पाना मुश्किल है चेहरे से, लेकिन पुलिस उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक करती है। इसी बीच पुलिस की नज़र उसकी एक बांह पर पड़ती है और उसकी बांह में एक टैटू बना हुआ था और टैटू में लिखा हुआ था लोकेंद्र और सोमवती। तो लोकेंद्र और सोमवती लिखा होना इस बात का इंडिकेशन था कि शायद मरने वाला शख्स लोकेंद्र था और सोमवती उसकी बीवी का नाम होगा, क्योंकि गांव देहात में आमतौर पर लोग अपना और अपनी लाइफ पार्टनर का नाम लिखवा लेते हैं अपना कमिटमेंट या लव शो करने के लिए। तो ऐसा लगने लगता है कि मरने वाला शख्स लोकेंद्र होगा। अब पुलिस आसपास के लोगों से भी इसके बारे में पता करने की शुरुआत करती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस भेजती है, तस्वीरें भेजती है, क्लोज शॉट वहाँ पर जो लोकेंद्र और सोमवती लिखा हुआ था उसके क्लोज शॉट लेकर भी भेजती है। हालांकि वो झुलसा हुआ है लेकिन फिर भी रीडेबल है, पढ़ा जा सकता है, तो वो भी पुलिस जो है सर्कुलेट करती है। इसके अलावा पुलिस को मौका वारदात पर कुछ और चीज़ें मिलती है। पुलिस को कुछ शराब के टेट्रा पैक मिलते हैं, पाउचेस जिसे हम कहते हैं। देसी शराब जो है वो टेट्रा पैक में भी मिलता है, बिकता है, तो उसके कुछ पाउचेस मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पेपर्स पड़े हुए मिलते हैं और ये पेपर कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट और अहम पेपर नहीं, बल्कि वो पेपर हैं जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें बांध कर कोई इस जगह तक लेकर आया था, ऐसा देखने से लगता है, क्योंकि वो पेपर मुड़े तुड़े हैं और उसमें कुछ ऑयल जैसी चीज़ लगी है, तेल जैसी चीज़ लगी है। साथ ही पुलिस को पेपर के प्लेट्स मिलते हैं जिसमें वो चटनी मिलती है जो मोमो के साथ खाई जाती है। आपने गौर किया होगा आजकल मोमो का बड़ा क्रेज़ है ओवरऑल पूरे भारत में ही। सफ़ेद रंग की एक चटनी आती है वो भी मिलती है और लाल चटनी है, तो ये दोनों चीज़ें पुलिस को मिलती है। पुलिस इन सारी चीज़ों को जब्त करती है और एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करती है। इसके साथ ही पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस की कोशिश जो है वो चलती रहती है कि मरने वाले की पहचान पता हो। जल्द ही मरने वाले की पहचान जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। वो शख्स जिसकी हत्या हुई थी वो वाकई लोकेंद्र ही था, जैसा कि बांह पर लिखा हुआ था। उसके भाई शिवचरण ने लोकेंद्र की पहचान की और पता चला कि लोकेंद्र जो है वो मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाला शख्स था और एक सादा सिंपल जीवन जीता था। 39 साल उसकी उम्र थी, लेकिन वो इस हाल में कैसे पहुंचा, उसकी हत्या कैसे हुई, किसने की, किससे दुश्मनी थी, ये सारे सवाल जो है वो अनसुलझे थे। पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी था। उसकी शादी जो है 17 साल पहले हुई थी और उसकी 3 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां हैं और एक बेटा भी है। तो कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार है। परिवार में दूसरे लोग भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवचरण जो भाई है उसने पहचान लिया। इस बीच पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस ने पता किया कि लोकेंद्र आखिरी बार घर से कब निकला था और कहाँ गया था, क्या बोल कर गया था। तो पुलिस ने जो लोकेंद्र की पत्नी है सोमवती, उससे भी पूछताछ की तो सोमवती ने बताया कि उसका पति 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आया। 1 अप्रैल की पूरी रात गुजर गई और वो बहुत बेचैन रही, परेशान रही। लोकेंद्र का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसने घर वालों से भी इसके बारे में बातचीत की, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस के पास जाते, इस बारे में कुछ और पता करते, तब तक 2 तारीख को दोपहर होते होते मतलब फर्स्ट हाफ में ही लोकेंद्र की लाश मिलने की खबर सामने आ गई। हालांकि ये खबर उन्हें तुरंत नहीं मिली थी, पहले पुलिस को मिली और उसके बाद शिवचरण ने लाश की पहचान की, तब जाकर पता चला कि लोकेंद्र की हत्या हो चुकी है। तो लास्ट जो लोकेशन है लोकेंद्र की वो उसकी घर की थी, फिर घर से वो निकला था
इतना क्लियर है, लेकिन निकलने के बाद वो कहाँ गया ये पुलिस को पता नहीं था। अब घर वाले जो है किसी दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे थे, यहाँ तक कि पत्नी भी कोई एनिमिटी या रंजिश की बात से मना कर रही थी। तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस ने लोकेंद्र के घर के आसपास जहाँ पर भी कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें देखने का फैसला किया। लेकिन इत्तेफाक से जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में लोकेंद्र रहा करता था, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं हैं। तो पुलिस जो है थोड़ी परेशान हुई और पुलिस को इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोकेंद्र आखिरी बार किन लोगों के साथ था। तो पुलिस ने जो दायरा है, जिस जगह पर लोकेंद्र की मूवमेंट थी घर से लेकर उस जगह तक, उस पूरे विसिनिटी में, उस पूरे एरिया में जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस ने उनको एक्सप्लोर करना, उनको देखना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली। पुलिस को एक दफ्तर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखा। पुलिस ने दफ्तर के मालिक से जाकर बातचीत की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 1 तारीख की सुबह की पुलिस ने चेक की, 11 बजे के बाद की, और इत्तेफाक से पुलिस को एक बाइक पर लोकेंद्र 2 और लोगों के साथ बैठकर गुजरता हुआ दिखा। ये सीसीटीवी की तस्वीर जब लोकेंद्र के घर वालों को दिखाई गई तो लोकेंद्र के घर वालों ने इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपने जो फैमिली मेंबर है यानी लोकेंद्र की पहचान भी कर ली। तो ये क्लियर हो गया कि बाइक पर लोकेंद्र आखिरी बार 2 लोगों के साथ कहीं गया था। लेकिन वो 2 लोग कौन थे ये पहचान क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इतना क्लियर नहीं था कि चेहरों का पता चल सके। और रही बात बॉडी लैंग्वेज की, तो बाइक में बैठे हुए शख्स का बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर होता है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ है। आदमी जब चलता फिरता है, बात करता है, तो फिर बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। तो इसीलिए पुलिस को ये जो 2 लोग लोकेंद्र के साथी थे उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने अब दिमाग दौड़ाया, और दिमाग दौड़ाने के साथ ही पुलिस ने वो जो टेट्रा पैक शराब के पाउचेस जो मिले थे, उन टेट्रा पैक को पुलिस ने कलेक्ट किया था। उस पर जो भी डिटेलिंग थी उसके साथ पुलिस आसपास के जो शराब के ठेके हैं वहाँ गई, और इन टेट्रा पैक्स की बिक्री कब हुई है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी। इसी के साथ पुलिस जो भी शराब के ठेके हैं उनके आसपास जो खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, चाहे वो कुछ नॉनवेज के आइटम हो, चखना हो, चिकन फ्राई वगैरह और मोमो वगैरह, पुलिस इन सब दुकानों में भी जाकर इस कत्ल के बारे में पता करने लगी। और पुलिस सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब लेकर घूम रही थी ताकि शराब के ठेके पर जो सेल्समैन है उसे वो ग्रैब दिखाए और आसपास मोमो और दूसरी खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले लोगों को दिखाए। पुलिस को लग रहा था कि शायद मोमो वाले से बात होगी तो कोई क्लू भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेड और वाइट चटनी मिली थी वो इंडिकेट कर रहा था कि ये लोग शराब के साथ साथ इन लोगों ने मोमोज़ ज़रूर खाए होंगे। तो मोमो वाले को जब पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो मोमो वाला देखते ही पहचान गया, और इसलिए पहचान गया क्योंकि लोकेंद्र के साथ जो 2 और लोग थे वो लोग अक्सर जो है शराब पीने पिलाने के लिए वहाँ पर आते थे, ठेके से शराब लेते थे और इसके पास से मोमो वगैरह लिया करते थे। मतलब उसके लिए, मोमो वाले के लिए ये कोई बहुत नए कस्टमर नहीं थे। तो जब सीसीटीवी फुटेज इन दोनों का मोमो वाले ने देखा तो वो पहचान गया। उसने कहा कि ये बाइक में एक लड़का जो है उसका नाम है महेश प्रजापति और दूसरा धर्मवीर है। एग्जैक्ट नाम के साथ उसने पहचान बता दी। अब शराब के ठेके वालों ने भी पहचान लिया। पुलिस की तफ्तीश अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस ने फौरन महेश प्रजापति और धर्मवीर को उठा लिया। इसी के साथ पुलिस ने तफ्तीश में जो है लोकेंद्र के घर के जो मेंबर्स हैं उनके भी मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स चेक करने की शुरुआत की। खासकर लोकेंद्र की पत्नी सोमवती का भी सीडीआर पुलिस ने निकलवाया था। जब दोनों चीज़ें, एक तो महेश और धर्मवीर से पूछताछ और दूसरी सोमवती के सीडीआर की जांच, इन दोनों चीज़ों से इस कत्ल की असली कहानी सामने आई। पता चला कि सोमवती जो है महेश प्रजापति नाम के उस नौजवान के अफेयर में डूबी हुई है, उसके साथ इन्वॉल्व है। सोचिए, 17 साल पुरानी शादी, 3 बेटियों की माँ, एक बेटे की माँ, भरा पूरा परिवार और किसी और लड़के के साथ वो इन्वॉल्व है। अब इसके बारे में ऐसा नहीं है कि लोकेंद्र को पता नहीं था। लोकेंद्र को भी जानकारी मिल गई थी कि उसकी पत्नी सोमवती महेश से मिला जुला करती है। लोकेंद्र कितना बर्दाश्त करता, वो इन दोनों को रोका टोका करता था। अक्सर इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। तो इसी लड़ाई झगड़े और रोकने टोकने से ऊब कर, आजीज आकर सोमवती ने महेश के साथ मिलकर, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान कर लिया कि उसके पति की हत्या कर दी जाए। 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे जब वो घर से निकला तो
अपने मोबाइल से फ़ोन करके उसने महेश को लोकेंद्र के घर से निकलने की जानकारी दे दी। महेश अपने एक दोस्त धर्मवीर के साथ तैयारी किए हुए बैठा था। जैसे ही लोकेंद्र घर से कुछ दूर गया, ये दोनों बाइक पर उसे रैंडमली उन्होंने प्रिटेंड किया, यानी उन्होंने ये फील देने की कोशिश की कि यहाँ से गुजर रहे थे, आप मिल गए। रैंडमली वहाँ से जाते हुए बाइक पर महेश और धर्मवीर मिल गए और लोकेंद्र से कहा कि अरे चलो आज पार्टी करते हैं। लोकेंद्र जो है वो शराब की दावत मिलते ही खुद पर काबू नहीं रख सका और इनके साथ निकल गया उसी बाइक पर सवार होकर। उन्होंने शराब खरीदी, चखना खरीदा, मोमो खरीदे और ये सब खरीदने के बाद वो सीधे चले गए संकल्प मैरिज होम के पीछे सुनसान खेतों में, क्योंकि एक तो उन्हें कत्ल करना था और दूसरा खुले में पीना जो है जाहिर है वो एक कानूनन जुर्म है। तो लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस और आम पब्लिक की नज़रों से दूर जाकर वो शराब पिएं। तो संकल्प मैरिज होम के पीछे जाकर शराब पीने लगे। शराब का दौर चला। दोनों ने जानबूझकर लोकेंद्र को ज़्यादा शराब पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो फिर महेश प्रजापति ने उसका गला घोटना शुरू किया और धर्मवीर ने लोकेंद्र के हाथ पांव पकड़ लिए। लोकेंद्र छटपटाता रहा, लेकिन दोनों ने मिलकर जो है आखिर उसको ओवरपावर किया, उसको काबू में किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस हरकत को अंजाम देने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे। आप सोचिए, किसी इंसान की जान लेना वो कितना मुश्किल काम है। दो लोग मिलकर एक आदमी की हत्या कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं और वहाँ जो स्ट्रगल है वो तकरीबन आधे घंटे तक चलता है। इस तरह से तकरीबन 30-35 मिनट तक गला घोंटने के बाद आखिरकार लोकेंद्र की मौत हो गई। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और जिस्म उसका ठंडा पड़ गया। दोनों कातिलों ने अपने बाइक से पेट्रोल निकाली, उसके शरीर पर छिड़का, ये सोचकर कि आग लगा देंगे तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पेट्रोल डाली, माचिस सुलगा दी। धू धू करके लोकेंद्र का जिस्म जलने लगा और कातिल जो है इस उम्मीद से कि अब सबूत मिट चुका है, किसी ने उन्हें यहाँ आते हुए देखा नहीं है, वो वहाँ से बहुत आराम से निकल गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और किस तरह से सीसीटीवी फुटेज और मोमो की रेड वाइट चटनी, आप सोचिए, मतलब ये भी कितना एक अजीब इत्तेफाक है कि मोमो की चटनी से भी कत्ल का कोई केस सुलझ सकता है। ये सोच पाना भी हैरान करता है। लेकिन जब तफ्तीश होती है पुलिस की पेशेवर और बिल्कुल ही लॉजिकल, तो फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। तो थैंक्स टू आगरा पुलिस, जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे से तफ्तीश की और कत्ल के इस केस को महज चंद दिनों के अंदर, समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगे होंगे, पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। एक वाकया बताता हूँ। एक शख्स को किसी एक नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले आदमी का नाम है ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा जिसे फ़ोन करता है, उसे फ़ोन पर क्या कहता है, सबसे पहले आप वो सुनिए। वो कहता है कि अभी तो मैं कह रहा हूं, तू 15 दिन का इंतजार कर। अगर तुझे टांगों से पकड़कर न पटका तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अब देखना, तुझे राजगढ़ आना पड़ेगा। तू गलत आदमी से उलझ गया है। मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तू भूल जाएगा कि तू कौन है। मैं तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तुझे भी खा जाऊंगा। तेरी मां जिंदा रहते हुए मर जाएगी। तेरा बाप तुझे 5 साल की उम्र में छोड़कर चला गया था। मैं गारंटी देता हूं कि तू तो जिंदा ही मर जाएगा। तो इस बात को रिकॉर्ड कर ले। तूने जो मेरे साथ किया है उसका तू जिंदगी भर अंजाम भुगतेगा। तुझे मारूंगा नहीं, मैं जिंदा रखूंगा। अब सोचिए ये कैसी लाइन है, और फोन करके कोई किसी आदमी को इस तरह की धमकी दे रहा है, तो दुश्मनी का लेवल क्या है आप इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन ये दुश्मनी किसके और किसके बीच है? ऋषभ तो धमकी देने वाला है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ऋषभ धमकी किसे दे रहा है, मामला क्या है? आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा वाकया सुनाते हैं। और ये कहानी बहुत ही शॉकिंग है, बहुत हैरान करने वाली। एक शख्स हैं जिनका मूल निवास है राजस्थान के अलवर में, अलवर के राजगढ़ में, और उनकी नौकरी है जयपुर में। जयपुर में वो एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, सेल्स हेड हैं। तो जयपुर में ही रहना होता है, क्योंकि अलवर और जयपुर रोज़ अप डाउन तो कर नहीं सकते, तो जयपुर में रहना होता है। बीच बीच में जयपुर से अलवर अपने घर आते हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, तमाम लोग हैं। बीच बीच में अलवर वापस आते हैं और फिर अलवर से जयपुर भी जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। और जब वो जयपुर रहते हैं तो पत्नी और बच्चे भी कई बार अलवर से जयपुर जाते हैं।
आप सबको पता है कि जो भी लोग इस तरह की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग टैक्सी ड्राइवर, अलग अलग गाड़ी वाले से वो कांटेक्ट ना करें, बल्कि किसी एक जानकार से, कोई एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो उनकी छोटी मोटी नीड्स का ख्याल रखे, ऐसे किसी टैक्सी ड्राइवर से वो डील कर ले और जब भी ज़रूरत पड़े उसे फ़ोन कर ले। ये एक टाइप ऑफ कंपेटेबिलिटी है, यानी किसके साथ किसकी बनती है। तो ये जो बैंक मैनेजर साहब हैं और इनके परिवार के जो लोग हैं, इनके साथ ऋषभ शर्मा नाम की एक टैक्सी ड्राइवर की मुलाकात होती है। आज 2026 के शुरुआती महीनों में हम हैं और मुलाकात होती है 2025 के शुरुआती दिनों में। ऋषभ शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर है, वो किसी ऐप के ज़रिए बातचीत होती है और उसे बुलाया जाता है अलवर से जयपुर जाने के लिए। इसके बाद जब जब जयपुर जाना होता है या अलवर वापस आना होता है, बैंक मैनेजर साहब ऋषभ को बुला लेते हैं और जब भी बैंक मैनेजर साहब की पत्नी जो है वो जयपुर जाती हैं अपने पति से मिलने, तो वो भी ऋषभ को बुला लेती हैं। कुल मिलाकर ऋषभ जो है बहुत भरोसेमंद है और सब कुछ बढ़िया है। अभी कुछ समय पहले एक बार जयपुर से बैंक मैनेजर साहब जो है वो अलवर लौट रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह ऋषभ को फ़ोन किया, ऋषभ जयपुर में उनको पिक करने आ गया और अलवर वो वापस आने लगे। रास्ते में बैंक मैनेजर साहब को थोड़ी नींद आ रही थी, झपकी सी आ रही थी, तो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, तो आंख बंद करके सीट पर वो लेटे हुए थे, मतलब बैठे बैठे जैसा आदमी आंख बंद करके पीछे टेक लगाकर लेटा रहता है। तो काफ़ी देर से उसी मुद्रा में थे, उसी हालत में। उन्हें बहुत गहरी नींद नहीं आई थी, ऐसा नहीं कि कोई खराटे लग रहे हों और बिल्कुल सपने देख रहे हों। आदमी थोड़ा सा उनीदा सा होता है, हर बार जो है बहुत गहरी नींद में नहीं सोता, आसपास की आवाज़ें कान में पड़ती रहती हैं। तो वो ऐसे ही लेटे हुए थे और आसपास की आवाज़ें कान में पड़ रही थी। जो फ़ोन आ रहे थे ऋषभ के पास या ऋषभ जिसको फ़ोन कर रहा था, वो सब उनको सुनाई दे रहा था। इसी बीच उन्होंने सोते सोते ये नोटिस किया कि ऋषभ ने गाड़ी चलाते हुए किसी को फ़ोन किया और फ़ोन के दूसरी तरफ जो है कोई एक लड़की थी जिससे ऋषभ की बातचीत हो रही थी। शुरू में बैंक मैनेजर साहब को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपनी आवाज़ थोड़ी और लो करके, थोड़ा और टोन नीची करके वो उस लड़की को ये कहने लगा कि तेरा हस्बैंड तो मेरे ही साथ है, गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर तू कहे तो मैं अभी आज ही इसको ठिकाने लगा दूँ, पीछे सोया पड़ा है, इसको कुछ पता ही नहीं है हमारे बारे में। इस तरह की बातें ऋषभ कर रहा था। ये बात जैसे ही बैंक मैनेजर साहब के कानों में पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। समझ लीजिए चलती गाड़ी में ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या सुन लिया। फिर उनको लगा कि ये क्या चक्कर है, तेरा पति मतलब मेरी बीवी से बात हो रही है क्या। वो अलर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, उन्होंने समझदारी दिखाई, थोड़ा इधर उधर किया और फिर अपने मोबाइल का रिकॉर्डर उन्होंने ऑन कर लिया। कोशिश की कि भरसक रिकॉर्डर में जो माइक का मुंह है, माइक का जो पॉइंट है, उसे ऋषभ की तरफ ही रखें ताकि ऋषभ जो भी बातचीत कर रहा है वो रिकॉर्ड होता रहे। और ये सारी बातचीत, इसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो उनकी मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ चलती गाड़ी में। और इसके बाद वो नॉर्मली जब घर पहुँचे तो वहाँ उतर गए, ऋषभ को रुपए पैसे दिए, ओके सर थैंक यू, ये सब हुआ, ऋषभ चला गया। अब आप सोचिए कि उस आदमी के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी जिसे ये पता चले कि उसकी वाइफ एक ड्राइवर के साथ इन्वॉल्व है और ड्राइवर न सिर्फ उसकी वाइफ से बात कर रहा है, उसके साथ बेहद नज़दीक है, बल्कि ये भी प्लान कर रहा है उसी की वाइफ के साथ मिलकर कि खुद उसे ठिकाने लगा दे। बैंक मैनेजर साहब जो है वो अंदर से बिल्कुल दहल गए थे, हिल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और कुछ भी अपने घर में जाहिर नहीं होने दिया। थोड़ा सोचा, प्लान किया कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी पत्नी को कन्फ्रंट किया और बोला कि क्या मामला है, मतलब ऐसा ऋषभ के साथ क्या चल रहा है। तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर जब ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसकी पत्नी को इन्होंने सुनाया, अपनी पत्नी को, तो इसके बाद पत्नी जो है वो जाहिर है जब तक राज था तब तक राज था, जब राज खुल गया तो वो खुलकर सामने आ गई। उसने कहना शुरू कर दिया, तुमने आज तक ज़िंदगी में मुझे दिया ही क्या है, तुमसे मुझे धोखा ही मिला है, तुम बिल्कुल नालायक हो, निकम्मे हो, मैं तो ऋषभ से ही प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूँगी, 2 बच्चों की माँ, भरा पूरा परिवार, सोचिए। इसके बाद जो पत्नी है उसका नाम है अर्चना,
वो ऋषभ के साथ जो है कुछ समय के लिए एलोप हो गई, भाग गई, और अपने साथ जो है 2 बच्चे हैं, उसमें से जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र 2 साल की है, उसे अपने साथ ले गई। रुपए पैसे ये सब कुछ भी लेकर चली गई। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो बैंक मैनेजर साहब को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, और पुलिस से जो शिकायत की उस शिकायत में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी के साथ जो है एक लड़का इन्वॉल्व है और उनकी पत्नी के साथ ज़्यादती हुई है, रेप हुआ है। वो इसलिए बताया क्योंकि पत्नी जब एक बार एलोप हुई, भाग गई घर से, उसके बाद वापस आ गई थी, और वापस आकर उसने सब कुछ पैचअप करने और चीज़ों को नॉर्मल कर लेने का वादा किया था, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ऋषभ के साथ रहूं, क्या करूं। तो ऐसे में जब घर वालों ने उससे कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ और ऋषभ तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है, तो उस पर रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कन्विंस हो गई थी कि ठीक है रेप का मुकदमा दर्ज हो। तो हालांकि देखा जाए तो ये एग्जैक्ट रेप नहीं है। रेप में हमारे दिमाग में छवि यही है कि किसी लड़की को अगवा किया या उसके साथ कोई ज़्यादती कर दी, लेकिन यहाँ कंसेंसुअल रिलेशनशिप था। लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे मामले आते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, कि जहाँ कंसेंसुअल रिलेशनशिप है लेकिन उसके बाद में लड़की जो है कहती है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई। ये कुछ वैसा ही मामला था। अब मुकदमा ससुराल वालों के कहने पर दर्ज तो हो गया, लेकिन जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, सीआरपीसी की एक धारा होती है 164, अब तो सीआरपीसी है नहीं, चेंज हो गया, तो धारा भी शायद बदल गई होगी, उसके तहत जो है जब बयान दर्ज करना था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें विक्टिम अपनी पीड़ा बताते हुए ये पूरी कहानी सुनाती कि कैसे कैसे उसे ल्यूर करके, धोखा देके ऋषभ शर्मा ने उसके साथ ज़्यादती की, ये जब वक्त आया तो पता ये चला कि अर्चना जो है अपने शिकायत से ही मुकर गई। कहा कि नहीं, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई रेप नहीं हुई। अच्छा, मुकरना बहुत स्वाभाविक भी था, इसलिए था क्योंकि अर्चना का तो ऋषभ के साथ रिलेशनशिप था, और वो पति और बच्चों के होते हुए भी एक प्रेम संबंध था। तो जहाँ प्रेम संबंध वाली बात थी, ऋषभ के प्रति उसका लगाव झुकाव था, तो वो रेप का मुकदमा बेशक उसने दर्ज करा दिया, लेकिन उस पर वो कायम नहीं रहती। तो उसने जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने की बारी आई तो वो इससे मुकर गई। इसके बाद चीज़ें लगातार कड़वी होती गई, धमकियों का सिलसिला चल पड़ा। खासकर जो ऋषभ और अर्चना है वो बैंक मैनेजर साहब को बहुत ज़्यादा धमकाने लगे, और आखिरकार धमकी देते हुए जो अर्चना है, बैंक मैनेजर की वाइफ, उसने बाकायदा कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और पति से मुझे तमाम शिकायतें हैं, और अलगाव तलाक के लिए मुकदमा दर्ज करा, और एलुमनी के तौर पर जो है 50 लाख रुपए मांगे। अब आप सोचिए, जहां वाइफ खुद किसी के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ उसकी चैट बातचीत सब पति के हाथ लग गई, पति ने खुद अपने कानों से सुन लिया। इस तरह के मामले में भी महिला 50 लाख रुपए मांग रही है और इंटिमिडेट कर रही है कि अगर नहीं दिया तो जान से मरवा दूंगी। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में जब बैंक मैनेजर ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, यानी पत्नी को और प्रेमी को। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ऋषभ ने फ़ोन करके जिस तरह से बैंक मैनेजर को धमकाया, वो अपने आप में एक ख़तरनाक बात थी, और वही बात मैंने आपको इस पेशकश के शुरुआत में आप लोगों को सुनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऋषभ ने फ़ोन करके बैंक मैनेजर को धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि जीते जी तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम जीने लायक भी नहीं रहोगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। मतलब कोई इंसान जब किसी के साथ दुश्मनी में आगे बढ़ता है तो कितना पागल हो जाता है, और गुस्से में किस कदर अपने आपे से वो बाहर चला जाता है, ये बातचीत उसका सबूत है। तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, जिसमें एक पत्नी की पोल जो है एक चलती कार में तब खुल गई जब उस कार में बैठा ड्राइवर, उस कार को ड्राइव कर रहा ड्राइवर उस शख्स की पत्नी के साथ बात कर रहा था, और उस शख्स ने सारी बातें सुन ली और उसे रिकॉर्ड कर ली। तो ये थी पूरी कहानी। थैंकफुली इस पूरे मामले में कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ है, मर्डर जैसा या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं, इस मामले में पुलिस का इंटरवेंशन हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कभी होगा नहीं। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम है वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डरावना भी है। इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।